बुलेटिन का आगाज करांगे। सब तो पहला तुहानू सीधे लेके चलते हैं दिल्ली, जिथे सांसद संजय सिंह वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इससे आप कोई अच्छा संदेश देश में नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इससे कोई अच्छी धारणा इस देश के लोग आपके बारे में बनाएंगे, ये कभी मत सोचिएगा। तो इसलिए जो कुछ जेल में केजरीवाल जी के साथ हो रहा है, आम आदमी पार्टी उसकी भर्त्सना करती है और ये कृत्य हिटलर शाही का कृत्य है, तानाशाही का कृत्य है और केजरीवाल जी को तोड़ने की मंशा है। लेकिन केजरीवाल टूटेगा नहीं, केजरीवाल झुकेगा नहीं, केजरीवाल लड़ा है, केजरीवाल लड़ेगा और दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहे हैं, काम करते रहेंगे। अब दूसरा विषय, कल भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया, काफी विस्तार से इंटरव्यू दिया। लेकिन उस इंटरव्यू में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि भारत की आजादी के बाद देश का एक प्रधानमंत्री आजादी के बाद के हुए सबसे बड़े महाघोटाले को खुलेआम डिफेंड कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ली गई रिश्वत को, इलेक्टोरल बॉन्ड के महाघोटाले को, जिसमें सर से लेकर पांव तक भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई है, उस घोटाले और उस भ्रष्टाचार को देश के प्रधानमंत्री डिफेंड कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री उसके पक्ष में खड़े हो गए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे किसने निर्णय दिया? इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा? इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने अवैध कहा? किसी पॉलिटिकल पार्टी में ने नहीं कहा प्रधानमंत्री जी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है और अवैध है। आपने सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान किया। भारत के प्रधानमंत्री को देश के सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करने के लिए और इलेक्टोरल बॉन्ड के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को डिफेंड करने के लिए इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। खुलेआम आपकी पार्टी ने रिश्वत लिया। 3 बार आपने प्रयास किया कि ये घोटाला खुलने ना पाए। वो तो धन्यवाद है सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने कहा नहीं, देश के सामने जाहिर करो किस कंपनी ने तुम्हें कितना पैसा, कितना रिश्वत, कितना घोटाले का रकम आपको दिया है। और जब पता चला तो देश के सामने पूरा सच बीजेपी का आया। इस देश की आजादी के बाद मैं बार बार कहता हूं, देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। देश की सबसे भ्रष्ट सरकार का नाम है बीजेपी सरकार। और ये तो प्रमाणित हो गया, खुद प्रधानमंत्री डिफेंड कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को डिफेंड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। ये हैरान करने वाली बात है। और कैमरे पे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। हालांकि झूठ बोलने में बीजेपी को महारत है, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। उनकी पार्टी का नाम ही है भारतीय झूठा पार्टी। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अरे हमें तो इतना ही पैसा मिला, उतना ही पैसा मिला। नहीं मान्यवर, आपकी अकेली पार्टी को 65% धन मिला है। 65% इलेक्टोरल बॉन्ड के 65% रिश्वत अकेले बीजेपी को मिली है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 65% इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 65% की धनराशि, रिश्वत की रकम अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली है।
आपका तो मनी ट्रेल भी पकड़ लिया गया। शराब घोटाले के मुख्य घोटालेबाज शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। शराब घोटाले में तो आप शामिल है प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी शामिल है, रिश्वत तो आप लोगों ने ली है, और इतनी सारी कंपनियों की डिटेल आ गए, अब भी आप बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं। आज कंपनी से आप रिश्वत ले रहे हैं, कल आप उसको ठेका दे रहे हैं, आज रिश्वत ले रहे हैं, कल ठेका दे रहे हैं, आज रिश्वत ले रहे हैं, कल ठेका दे रहे हैं, आज रिश्वत ले रहे हैं, 10 दिन बाद ठेका दे रहे हैं। ये संयोग है या दुर्योग है प्रधानमंत्री जी? ये संयोग है या दुर्योग है? ये संयोग है या रिश्वत का खेल है? ये संयोग है या भ्रष्टाचार का खुला खेल है? इस देश की जनता को बताइए। आपने ईडी के छापे मरवाए, सीबीआई के छापे मरवाए, और जिन कंपनियों पे ईडी और सीबीआई के छापे मरवाए उन्हीं कंपनियों से आपकी पार्टी ने चंदा लिया, भारतीय जनता पार्टी ने। फिर भी आप बेशर्मी से उसको डिफेंड कर रहे हैं। कितने प्रमाण चाहिए ईडी को? कितने प्रमाण चाहिए सीबीआई को? कितने प्रमाण चाहिए जांच एजेंसियों को? अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछताछ क्यों नहीं हुई? इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनियों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनियों से क्यों नहीं यह जाना गया कि किस कारण से उन्होंने रिश्वत दी और कैसे उनको ठेका मिल गया बड़ा बड़ा? शरद रेड्डी तो गिरफ्तार था, फिर भी आपको 60 करोड़ रुपए चंदा दे दिया उसने। शराब घोटाले का मुख्य आरोपी था, और यह भी साबित कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री जी। जिस बेरोजगारी से देश का युवा कराह रहा है, उस बेरोजगारी पे प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। महंगाई पर कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री जी। गैस का सिलेंडर हो, पेट्रोल का दाम हो, डीजल का दाम हो, सरसों के तेल का दाम हो, आपके शासनकाल में आसमान पे पहुंच गए, लेकिन आपने एक शब्द महंगाई के, उस महंगाई, आपने अग्निवीर के सवाल पे कुछ नहीं बोला। आपने एमएसपी का सवाल, जिसके कारण 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, उस सवाल पे कुछ नहीं बोला। क्या हुआ? 2 गुना आय का किसानों के? पक्के मकान का क्या हुआ? काले धन का क्या हुआ? 15 लाख करोड़ रुपए आपने अपने पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया। 3,53,000 करोड़ रुपए सेटलमेंट के जरिए आपने अपने चंद पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया। देश की जनता के हिस्से में सिर्फ 5 किलो राशि। आपके मित्रों को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, हजारों हजार करोड़ रुपए बैंकों का लूट के विदेशों में बैठ के भारत की व्यवस्था को चिढ़ा रहे हैं। इस पे आप प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसलिए कल की जो उनकी बातचीत थी, जो उनका इंटरव्यू था, उसने भारत की जनता को, 140 करोड़ लोगों को निराश किया है, और प्रधानमंत्री जी के और उनकी पार्टी के चेहरे को पूरे देश के सामने बेनकाब किया है। किसी भी ऐसे सवाल पे जिस पर उन्होंने देश की जनता से वादा किया था, एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया, एक भी बात उन्होंने नहीं की। तो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पे बोले प्रधानमंत्री जी। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और कह रहे हैं पहले के इलेक्शन कमीशन वैसे थे, पहले के इलेक्शन। टीएन शेषन जी की आत्मा अगर आपकी बात को सुन रही होगी तो वो हंस रही होगी आप पे। प्रधानमंत्री जी, टीएन शेषन जी इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और उस समय चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उस समय की जितनी पार्टियां हैं,
भले ही उनकी सख्ती के कारण नाराजगी उनमें रही हो, लेकिन किसी ने भी उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी, उनके काम पे सवाल नहीं उठाया। देश की जनता ने कहा नहीं, ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए। आप अपना जेबी चुनाव आयुक्त बनाना चाहते हैं, आप चुनाव आयोग में ऐसे लोगों को बिठाना चाहते हैं जो आपकी मर्जी से काम करें। उनकी नियुक्ति आप क्यों चाहते हैं? और क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर भी आपको विश्वास नहीं? अगर कमेटी में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति और बढ़ गया होता, मैं मान सकता हूं आपकी आपत्ति, ठीक है, होनी चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति बढ़ जाता, कोई राजनीतिक व्यक्ति बढ़ जाता, उस पर आपकी आपत्ति तो जायज थी, समझ में आता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश पे आपको भरोसा नहीं? कमेटी से आपने उनको भी बाहर कर दिया, अपना बहुमत बना लिया कमेटी में, अपने हिसाब से चुनाव आयुक्त आप नियुक्त करना चाहते हैं। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को आप डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं इतने परसेंट उतने परसेंट। किसको सिखा रहे हैं भाई, किसको सिखा रहे हैं? शराब घोटाले में 35 आरोपी हैं, कितनों की गिरफ्तारी हुई है बता दीजिए, कितने लोग जेल में हैं? राजनीतिक व्यक्ति 3-4 आप अंदर करते हैं, बाकी जो गैर राजनीतिक होते हैं उनको अप्रूवर बना के बाईपास करके छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं देखिए हमने तो सिर्फ 3% नेताओं पर कार्रवाई की है। अच्छा, कुल कितनी कार्रवाई की है? कुल कितना कन्विक्शन रेट है ईडी का? 0.5%। इस देश की जनता को पता होना चाहिए 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। 8,000 छापेमारी की है उन्होंने 10 साल में। तो आप मुझे बताइए, आप ईडी सीबीआई की कार्रवाई को डिफेंड कर रहे हैं? आपकी तानाशाही को, आपके पार्टी के भ्रष्टाचार को इस देश की जनता अब जान चुकी है, और ये भी जान चुकी है कि अब आप महंगाई पे नहीं बोलेंगे, अब आप किसानी पे भी नहीं बोलेंगे, अब आप बेरोजगारी के सवाल पे भी नहीं बोलेंगे। क्या ललकार के आप 14 के पहले कहते थे घर से निकलना तो सिलेंडर देख के जाना, इस बार तो आपने नहीं बोला प्रधानमंत्री जी। इस बार बोलिए किसी चुनावी रैली में, हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि घर से निकलना तो मोटरसाइकिल देख के जाना, घर से निकलना तो सिलेंडर देख के जाना। बोलिए इस बार, एक चुनाव में बोलिए कि घर से निकलना तो अपने गेहूं को, अपने धान को देख के जाना। बोलिए, तो आपको सिखाएगा किसान इस देश का नौजवान, इस देश की माताएं बहनें जो महंगाई से, बेरोजगारी से, अपनी समस्याओं से, अपनी दुश्वारियों से जूझ रहे हैं। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ईडी की कार्रवाई क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि 97% केसेज उन लोगों के खिलाफ है जो गैर राजनीतिक है, इस पे भी कुछ सवाल क्यों उठा रहे हैं? तो मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दिया ना, आप दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी का मामला देख लीजिए। इसमें आपको मेन टारगेट क्या है, मेन मकसद क्या है? आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना। और इसमें गैर राजनीतिक व्यक्तियों की गिरफ्तारियां तो ज्यादा है, 35 आरोपी हैं इसमें। और राजनीतिक व्यक्ति में अरविंद केजरीवाल हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, और के कविता हो गई, 4। तो 31 तो गैर राजनीतिक हो गए ना। तो ये आंकड़ों का खेल किसके साथ खेल रहे हैं आप? किसको मूर्ख बना रहे हैं? एक केस आप बनाते हैं हेमंत सोरेन को टारगेट करने के लिए, उसमें आपने 50 लोगों पे कार्रवाई कर दी। फिर कहेंगे देखिए साहब, 49 तो गैर राजनीतिक है, 1 राजनीतिक है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, अगर कोई आपको इस पे मेरी बात में गलत लग रहा हो तो पूछिए मुझसे। टारगेट होता है पॉलिटिकल व्यक्ति, जो राजनीतिक व्यक्ति है, जिसकी पार्टी को तोड़ना है। उसकी आड़ में आप 100 गैर राजनीतिक लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर कहते हैं देखिए साहब, हमने तो एक ही आदमी पे कार्रवाई की है, बाकी 99 तो गैर राजनीतिक है। ये आंकड़ों की बाजीगरी है, खेल है। वो तो कह रहे हैं कि हमको सिर्फ पता नहीं कितना 37% कंपनियों ने 37% कंपनियों ने चंदा दिया। कंपनियां आपसे कौन पूछ रहा है?
कंपनियां कौन पूछ रहा है आपसे? आपसे तो ये पूछ रहा है कि जिस कंपनी को आपने ठेका दिया उसके पहले उससे आपने रिश्वत कैसे ली? जिस कंपनी पे आपने ईडी सीबीआई के छापेमारी करवाई, आपकी एजेंसियों को पता था कि इन्होंने घोटाला किया है, उससे आपने चंदा कैसे लिया? और चंदा आपने 65% लिया है और गिना रहे हैं आप कंपनियां। मतलब एक आदमी को एक कंपनी से 1000 रुपए मिला और एक आदमी को 10 कंपनियों से मिला के 100 रुपए मिला, 10-10 रुपए सबने दे दिया।